क्या त्रिभुवन जी ये बताइए कि ये युद्ध युद्ध इनको गवर्न करने के लिए सूट कर रहा है? युद्ध चलता रहेगा तो इनकी बढ़िया सरकार चलेगी, कोई पूछेगा नहीं, एप्स्टीन जैसे घपलों को भी, एप्स्टीन जैसे चीज़ों को भी ये दबाने में कामयाब हो जाएँगे। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि अमेरिका जो अभी ट्रम्प ने कहा है उससे क्या-क्या फ़ायदा है अमेरिका की ओर? देखिए, एक तो मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी। ह हाँ, एक तो क्या है साहब कि पुराने जो साम्राज्य थे, वो तेल के कुओं पर झंडा गाड़ते थे। लेकिन अब जो नए साम्राज्य आ गए हैं, जिनका नेतृत्व ट्रम्प जैसे लोग कर रहे हैं, वो सीधे-सीधे बैंक खाते का पासवर्ड अपने पास रखते हैं, कि भई ये आपके देश का बैंक खाता है, इसका पासवर्ड हमें दे दीजिए और कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि अभी आपने जो वेनेजुएला की बात की थी, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की राष्ट्रपति भारत को तेल बेचने और जो दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर के आई थी। और लेकिन उसमें विडंबना ये थी कि वो अपने ही देश के तेल की कमाई का पूरा अधिकार उस वेनेजुएला के पास नहीं था। वो अधिकार अमेरिकी ट्रेज़री का था, तेल वेनेजुएला का खरीदार भारत, और फ़ायदा या पैसा जो है वो अमेरिकन ट्रेज़रीज़ में जाए। तो ये जो एक अमेरिका ने एक नया सिस्टम यहाँ पूरे विश्व को एक नए सिरे से ला दिया है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमें पीछे बेसिक बात की तरफ देखना होगा, झाँकना होगा, उसी से सारी चीज़ें समझ आती हैं, पता सबको है। लेकिन एक बार हम उस बात को स्मरण करने के लिए अमेरिका की इस पूरे एटीट्यूड, और ये जो लगता है कि सिर्फ ट्रम्प ही अकेले इसके ज़िम्मेदार हैं, और ट्रम्प के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या बाकी लोग अमेरिका के जो हैं, वो इसके कोई विरोधी हैं। अमेरिकन लोग या उनका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, वो पूरा इतिहास उनका बताता है। तो पहली बात तो ये है कि जो संदेह किसी पे जाँच का अ अ, मतलब आधार हो सकता है, लेकिन युद्ध का आधार नहीं हो सकता। अमेरिका ने जब-जब किया है, वो बेवजह के संदेह पैदा करता है, वो एक नैरेटिव गढ़ता है, और फिर युद्ध शुरू करता है। वो चाहे ईरान का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों। दूसरा, किसी भी तानाशाह का अपराध किसी महाशक्ति को जल्लाद बनने का अधिकार कभी नहीं देता। और ट्रम्प साहब जिस तरह से जल्लाद बनने का जो इन्होंने काम किया है, वो आप ये देखिए कि कोई नियम नहीं माने, कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था का इन्होंने पालन नहीं किया। नियमों पर आधारित व्यवस्था वो नहीं है जिसमें अमेरिका नियम बनाए, बल्कि नियमों की व्यवस्था वो है जिसमें अमेरिका भी उन्हीं नियमों से बंधा हुआ हो। ये पूरी दुनिया का एक असली नैतिक परीक्षण है। वो ये नहीं है कि वो कितना नष्ट कर सकती है या कितना किसी को नेस्तो-नाबूद कर सकती है, बल्कि वो ये है कि वो महाशक्ति होते हुए भी, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हुए भी, वो स्वयं पर कितना संयम रखती है, और जो कमज़ोर राष्ट्र हैं या जो नियमों के विरुद्ध काम हो रहे हैं, उनको कितना सही कर सकती है। जब एक देश के नागरिक समान हैं, तो पृथ्वी के नागरिकों के जब जीवन का पूरा मूल्य समान हो सकता है, तो उसमें असमानता की बात ही नहीं आती। बिल्कुल यही सिद्धांत राष्ट्रों पर भी लागू होता है कि एक राष्ट्र विशेष कैसे है, या असमान, असाधारण रूप से शक्तिशाली कैसे है। तो आप, अगर हम युद्धों के ऊपर, और किसी का छोड़िए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज खासकर जैसे कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट वगैरह के जो अनुमान लगाए गए हैं, खास करके 9/11 के बाद में, वो मतलब चौंकाने वाले नहीं, मनुष्य को आतंकित करने वाले हैं कि 9/11 के बाद युद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हिंसा से 9,40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 4,32,000 से अधिक तो ऐसे नागरिक थे जो किसी भी सूरत में मारे नहीं जाने चाहिए थे। वो या तो बच्चे थे, या महिलाएं थी, या स्कूलों, अस्पतालों के लोग थे। तो और इस जो अमेरिका की ये जो परियोजना थी, उसमें लगभग 38 मिलियन विस्थापित और करीब $8 ट्रिलियन की अमेरिकी युद्ध लागत का अनुमान देती है। अब वो लोगों को मारेंगे, और वो जो युद्ध की लागत है, वो भी लोगों से वसूल करेंगे कि तुम्हें मैंने मारा था, मैंने जो गोली चलाई थी, मैंने जो बम डाला था, मैंने जो तुम्हारे लिए परमाणु बम बनाया है, वो जो मेरा खर्चा लगाया, उसका पैसा भी तुम दो।
तो अमेरिका एक बहुत भयावह रास्ते पे चल रहा है और उसमें मुझे लगता है कि ट्रंप अकेले जिम्मेदार नहीं है, वो पूरी एक अमेरिकन एक व्यवस्था है, जो ट्रंप उसके एक प्रतीक है। दुनिया में शायद इतिहास में पहली बार ये देखा है कि एक महाशक्ति ने खुद को किसी अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग का गार्डियन घोषित कर दिया। ये जो कल घोषणा हुई है, या वो पहले से इस तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर माल पर हमें 20% शुल्क चाहिए या रियम्बर्समेंट देना होगा। ये केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये साफ तौर पर मतलब जो वैश्विक समुद्री व्यापार है उस पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की एक बहुत ही घटिया कोशिश है, और ये पूरे विश्व की शांति को नष्ट करने का एक प्रयास है। होर्मुज जलडमरू मध्य किसी भी एक देश की निजी संपत्ति नहीं है, यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि कोई महाशक्ति स्वयं को उसका गार्डियन घोषित करके 20% वसूली की बात करती है, तो वो अंतरराष्ट्रीय कानून और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसकी हम बात करते हैं, जिसे पूरी दुनिया के लोग बताते हैं, ये उसकी अवधारणा पर ही बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। तो पूरा मामला ये इस तरह से समझ आता है कि पहले जो युद्ध किए जाते थे वो क्षेत्रों पर या देशों पर कब्जा करने के लिए किए जाते थे। अब यदि समुद्री मार्गों पर सुरक्षा शुल्क वसूला जाने लगा है या जाने लगे, तो ये वैश्विक व्यापार पर पावर टैक्स जैसा होगा, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं कहीं भी लोग अपनी नाकाबंदी करके, और ये गुंडागर्दी के जो टैक्स, जैसे हम शहरों में देखते हैं कि बाजार के अंदर गुंडे वसूली करते हैं, जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों के अंदर हम पुराने समय में देखते थे कि कुछ लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं। तो जो पुरानी हमारे साहित्य और संस्कृति की थीम थी, जो कहानियों की थीम थी, जो सिनेमा की थीम थी, उसमें भी एक जो ताकतवर जो इस तरह के गुंडे थे, वो नायक वो होता था जो ऐसे लोगों से मुक्त करवाता था। लेकिन अब तो पता चला है कि जो पुरानी फिल्मों में जैसे जो हीरो था, नायक था, वो भी उन गुंडों का सरदार बन गया है। आप देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है। तो अब एक बात और भी उन्होंने कल रात को कही कि ट्रंप ने ये खुद कहा कि भाई अगर मेरी हत्या हो जाए तो ईरान के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि वहां डेडमैन स्विच नहीं है। यदि अमेरिकन राष्ट्रपति की मतलब हत्या हो जाती है, तो सत्ता, आपने बहुत सही कहा कि तत्काल उपराष्ट्रपति के पास चली जाएगी। वर्तमान परिस्थिति में उपराष्ट्रपति वहां जेडी वेंस हैं और राष्ट्रपति और कमांडर इन वो चीफ बन जाएंगे। ट्रंप के पुराने निर्देश अपने आप मिसाइलें नहीं चलवा सकते। नया राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सैन्य कमान या जो उपलब्ध प्रमाण और जो उनके तत्काल खतरे का जो मूल्यांकन है उसका निर्णय लेंगे। वेंस ट्रंप के निर्देश मान भी सकते हैं, उन्हें सीमित भी कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन इतिहास ये बताता है कि वहां अमेरिकन एक राष्ट्रपति अगर ईरान पर हमला कर रहा है, तो दूसरे ने अतीत के अंदर इराक पर बिल्कुल ठीक ऐसा ही काम किया था। तो इराक का जो उदाहरण है वो हमें बहुत कुछ याद दिलाता है कि किस तरह से उन्होंने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। पहले ईरान पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और बाद में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलवाकर अपनी एक कठपुतली सरकार वहां बिठा करके और उसी देश के हाथों एक उसके राष्ट्रपति को फांसी की सजा दिलवा दी। और आज ये इतने ज्यादा एक निर्वस्त्र हो गए हैं कि ईरान का जो प्रमुख नेता है उस पर हमला करके उनको मार दिया। तो ये चीजें पूरे विश्व में एक अराजकता फैलाने की कोशिश है और ये किसी तरह से भी न्यायशील नहीं कही जा सकती। ये किसी भी तरह से, अगर हम किसी और देश के या अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को न माने, अमेरिका के ही जो महान विचारक हुए हैं उनके ही मूल्यों को माने, तो ये व्यवहार जो है ये बहुत निकृष्टतम व्यवहार है। और ये 2003 के जो इराक आक्रमण का जो सबसे बड़ा औचित्य जो था वो बता रहे थे कि ये सामूहिक विनाश के हथियार इनके पास हैं। बाद में CIA के नेतृत्व वाले इराक सर्वे ग्रुप को भी ऐसे हथियारों का कोई भंडार नहीं मिला। वो वहां गए, जांच किया, सब कुछ हुआ। अमेरिकी सीनेट की खुफिया समिति ने भी पाया कि बुश प्रशासन के अनेक सार्वजनिक दावे जो हैं वो उपलब्ध खुफिया सामग्री के
समर्थित नहीं थे। इराक और अलकायदा की साझेदारी तथा सद्दाम हुसैन ने जो आतंकवादी संगठनों को हथियार देने संबंधी जो दावे किए थे वो भी पुष्ट नहीं हुए। तो सद्दाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सद्दाम एक क्रूर तानाशाह थे, वो एक निर्विवाद बात है, लेकिन उनका तानाशाह होना झूठे या अतिरंजित प्रमाणों पर युद्ध को किसी भी तरह से वैध नहीं बनाता। वो पूरी तरह से एक अवैध काम था। सद्दाम के अपराध इराक पर हमले को सच नहीं बना देते, जैसे किसी अभियुक्त का बुरा चरित्र पुलिस को झूठा सबूत रखने का अधिकार नहीं देता। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे शहरों से लेकर बलात्कार के आरोप में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लोगों के सामने पुलिस उन्हें छोड़ देती है, बजाय न्यायालय या किसी दूसरी व्यवस्था के उनकी जांच करना, सजा दिलवाना। लेकिन एक हास्यास्पद सी स्थिति होती है, उनके गुंडे पकड़ लो, मारपीट करने वाले लोगों को पकड़ लो, अत्याचारियों को पकड़ लो, उनकी टांगें तोड़ दो, हाथ पांव तोड़ दो। तो ये जो एक पूरे विश्व में हमारे बहुत छोटी जगह से लेकर के अमेरिका तक जो एक व्यवहार दिखाई देता है, वो एक चिंताजनक व्यवहार है। वो ये कहता है कि इस समय के मनुष्य के भीतर से तो मनुष्यता चली ही गई है। वो मनुष्यता अब जो उस मनुष्यता को बचाने वाली शक्तियां थी या जिनके पास जनता अपना भरोसा रखे थी, वहां से भी वो बिल्कुल चली गई है। और ये बहुत चिंता की बात है।